ठीक है, तो हम चर्चा करें धारा 3(3) की चर्चा कर रहे थे। अब धारा 3(3) क्यों बहुत जरूरी होता है, मैंने आपको बताया। क्योंकि इसका जब उल्लंघन होता है किसी कार्यालय के द्वारा तो इसे संसदीय समिति बहुत गंभीरता से लेती है। और मैं आपको बताऊं, जब हम पार्लियामेंट्री कमेटी को जो क्वेश्चनर भेजते हैं, जो प्रश्नावली भेजते हैं, उसमें पहले ही नजर उनकी धारा 3(3) पे जाती है। क्योंकि अगर आपने धारा 3(3) का उल्लंघन किया तो वो समझ जाते हैं कि आपके यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। चाहे आप दूसरी चाहे कितनी चीजें भी दिखाएं कि हम लोग समय पे हिंदी पखवाड़ा मना रहे हैं और कुछ कर रहे हैं, लेकिन धारा 3(3) का अगर उल्लंघन हुआ तो उसे वो बड़ी गंभीरता से लेते हैं। और उसमें ये नीचे भी आप देखेंगे, जो क्वेश्चनर या जो प्रश्नावली भरते हैं उसमें नीचे लिखा रहता है कि यदि उल्लंघन हुआ है तो इसके लिए क्या कार्रवाई की गई और इसके लिए जो जिम्मेदार है उस अधिकारी का नाम, वो भी आप मेंशन कीजिए, नाम पदनाम आदि। तो क्योंकि इसमें नियम है कि ये जो कागजात हैं, इस कागजात को द्विभाषी रूप में जारी कराने की जिम्मेदारी किसी अनुवादक की, राजभाषा अधिकारी की या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की नहीं है, बल्कि ये जिम्मेदारी तय कर दी गई है जो अधिकारी ऐसे कोई कागजात, चाहे वो टेंडर नोटिस हो, चाहे कोई जनरल ऑर्डर हो, चाहे वो नोटिस हो, चाहे कुछ कोई और दस्तावेज हो जो कि धारा 3(3) के तहत आता है, उस पर जो हस्ताक्षर करता है वो वही अधिकारी उसके लिए जिम्मेदार होता है। यह जो है ये मैंने नीचे बताया, इसको स्पष्ट किया। अब आगे चलते हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, धारा 3(3) का उल्लंघन ना हो। क्योंकि धारा 3(3) को अगर आप पकड़ लेते हैं ना, और धारा 3(3) को अगर आप सही से उसका अनुपालन कर देते हैं, तो ये मान के चलिए कि आपके कार्यालय में 80% काम तो हिंदी का हो ही गया। बाकी आप नेम प्लेट, नंबर प्लेट और ये वो चीजें जो है, ये सारी बहुत छोटी मोटी चीजें आप कर लेंगे, लेकिन असली चीजें है कि कार्यालय में दस्तावेज अंग्रेजी में तो जारी नहीं हो रहे हैं, उनको हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषा में द्विभाषी रूप में जारी करना आवश्यक। अब मैं आपको कुछ आगे ले चलता हूँ, और जो मुझे लगता है कि आपके कार्यालय का जो प्रारूप है, आपके कार्यालय में जो कर्मचारियों का स्ट्रेंथ है, उसके हिसाब से जो चीजें आपके लिए आवश्यक होगी उसी को मैं आपको बताऊंगा, उन्हीं प्रश्नों में मैं चर्चा करूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा आपको राजभाषा नियम 1976 के बारे में बता दूं, क्योंकि दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने बहुत सारी कार्यशालाएं पहले भी अटेंड की होंगी। पहला तो एक तो संवैधानिक प्रावधान, जो मैंने आपको भी बताया कि संविधान में 343 से 351 ये जो नौ अनुच्छेद हैं, उनमें हिंदी हो या जो प्रादेशिक भाषाओं हो या भाषाएं हो या फिर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उनकी भाषाओं के संबंध में पूरे प्रावधान इन 9 अनुच्छेदों में कर दिए गए। लेकिन उसके बाद फिर जो आता है, अगला आता है हमारे 1963 में राजभाषा अधिनियम। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि उसका जो वो अधिनियम लाने का मूल उद्देश्य ये था कि ऐसा लगा नहीं कि 15 साल के बाद अभी अंग्रेजी को पूरी तरह से हटाना या इरेडिकेट कर देना संभव होगा, और पूरी तरह से भी हिंदी लागू करना व्यवहारिक लगा नहीं। तो उस समय नेहरू जी प्रधानमंत्री थे और उन्होंने ये अधिनियम लाया 1963 में, और इसको 1965 में इसको लागू किया गया, और 1967 में इसमें संशोधन किया गया। तो ये जो अधिनियम है उसमें से मैं सिर्फ आज धारा 3(3) के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, और ये धारा 3(3) जो है ये पूरे अधिनियम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये दूसरी चीज हो गई। पहला हुआ संविधान में हिंदी की स्थिति, क्या संवैधानिक प्रावधान है। उसके बाद राजभाषा अधिनियम, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। उसके बाद जो अगला डेवलपमेंट होता है, जो अगला चरण है राजभाषा के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है 1976 में आता है राजभाषा नियम। ठीक है, इन नियमों में भी बहुत सारी चीजें अनिवार्य की गई और बहुत सारी चीजों में सुधार किया गया, और ये नियम बनाया गया केंद्र सरकार के कार्यालयों के लिए। अब ये नियम क्या है? राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा 4 एवं 8